दक्षिण भारतीय राज्य यानी केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। दक्षिण भारतीय भाषाएं मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु। दक्षिण भारत का खाना इडली, डोसा, सांभर, रसम। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में जो खाई है, जो इतिहास, कला, रीति रिवाज, ज़ुबान, संस्कृति, इसके बारे में हम बेहतर तरीके से जान पाए, वहाँ के लोग हमारे बारे में थोड़ा सा जान पाए, इसलिए हमने ये नया शो शुरू किया था जिसका नाम है आर्वम। आर्वम तमिल का शब्द है जिसका मतलब है उत्सुकता, कौतुकता, क्यूरियोसिटी। स्वागत है अक्षता इस एपिसोड में। थैंक यू सोनल। लेकिन एक चीज़ आपकी इंट्रो में आपने बोल दिया कि इतना ज़्यादा खाना है। वैसे तो सांबर नहीं है, सांबार है। सांबार। हाँ, देखो सब जगह मैं यही करती रहती हूँ कि करेक्ट करो कि सांबर नहीं है, सांबार है। डोसा 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 नहीं है, डोसा है। डोसा। हाँ, मेरे को मतलब मुश्किल लगता है, जैसे आप प्रोनाउंस करते हैं ना वैसे बोलने के लिए भी मुश्किल लगता है। लेकिन हाँ, ये दो चीज़ प्लीज़ थोड़ा माइंड में रखिए, क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ कि जितने भी मैं नॉर्थ इंडियन लोग से इंटरेक्ट करती हूँ, हमेशा अरे आपके सांबर बहुत अच्छे हैं बोलते हैं। तो सांबार है हमारे लिए। सांबार, डोसा। डोसा, एग्जैक्टली। यही जो छोटी छोटी गलतियां हम करते जाते हैं, ये मान कर कि यही होगा, तो नहीं तो मतलब ये तो नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जाओगे, डोसा तमिलनाडु में बोलते हैं, डोसा केरला में बोलते हैं, डोसे कर्नाटका में बोलते हैं। तो वो तो मतलब एक और अलग चैप्टर है, तो पहले डोसा पे ही रखते हैं। डोसा, ठीक है। डोसा, सांबार और उसके बाद के स्टेप्स अक्षता हमें इस शो में बताएंगी। वैसे शुरुआत तो मुझे सीधे खबर से करनी चाहिए, लेकिन मैं एक माफ़ी के साथ शुरुआत करती हूँ। पिछले एपिसोड में, क्योंकि पिछले हफ्ते आपका जन्मदिन था, मैंने विश नहीं की और बाकायदा कमेंट आया कि अक्षता का बर्थडे था और ये हम शो अक्षता की वजह से देखते हैं, तो आपको विश करना चाहिए था। थैंक यू सो मच। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सोनल। वैसे तो मैसेज किया था मेरे को। हाँ, लेकिन एपिसोड शूट में कुछ दिन के बाद हुआ था, तो इसलिए। तो आप लोग भी अक्षता को बर्थडे विश कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेट क्या थी? दशहरा का एक दिन पहले। हाँ, 4 अक्टूबर थी। 4 अक्टूबर। तो अब मुझे डेट भी याद रहेगी। मुझे ऐसे याद रहा था कि दशहरा सेलिब्रेशन के एक दिन पहले। तो शुरू करते हैं शो। सबसे पहले तो केरला की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि केरला से जो खबर आई वो यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी 4 दिन से लगातार सब जगह बात कर रहे हैं सब लोग इसके बारे में, कि 2 लड़कियों की, 2 महिलाओं की बलि दी गई इस नाम पर कि आर्थिक तंगी है, फिनेंशियल क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए। पूरी खबर क्या है, क्या हुआ, क्या अपडेट्स हैं? आर्थिक तंगी क्या है? फिनेंशियल क्राइसिस। अच्छा, फिनेंशियल। अच्छा, आर्थिक तंगी। अच्छा, मैंने सोचा ह्यूमन सैक्रिफाइस का शब्द है। लेकिन हाँ, ये बहुत सीरियस केस था। और मेरे को लगता है कि ज़्यादातर जितने भी सवाल मेरे को मिला था कि वो यही था कि क्या केरला में ऐसे होता है। यही था सबसे बड़ा सवाल, सब मेरे से पूछ रहे थे। पहले हम जो हुआ था केरला में उसके बारे में हम बात करते हैं। एक तो डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि काफ़ी ग्राफिक है, क्या काफ़ी वायलेंट है। और जितना भी डिटेल्स पुलिस ने दिया है वो बहुत गोरी है। मतलब कैसे बोलेंगे हिंदी में, व्यूअर डिस्क्रेशन। बहुत हेनेस है, बहुत। हाँ, वही मतलब बहुत ग्रूसम है। तो जो डिटेल्स दिया है मैं ज़्यादातर देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मतलब होल्ड बैक भी करती हूँ, क्योंकि बहुत सीरियस और ग्रेव है। तो ये हुआ था केरला में कि एक कपल थे, बघावल सिंह और उनकी पत्नी लैला बघावल सिंह। उनके थोड़ा सा फिनेंशियल ट्रबल्स था। बघावल सिंह एक मेडिकल हीलर था, जो मसाज की तरह से, केरला मसाजेस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत पॉपुलर है, तो वैसे एक प्रोफेशनली था। और इनके वाइफ भी थे लैला, उनकी सेकंड शादी थे। ये दोनों एक आदमी से मिले थे, मोहम्मद शफ़ी बोलकर। ये मोहम्मद शफ़ी जो है, पुलिस बोलते हैं कि ये एक सैडिस्ट था, एक परवर्ट था। और उनका एक ही मोटिव था कि कुछ लोग को किल करना है, सीरियल किलर जैसा माइंडसेट था। और उनको 2-3 साल से सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कौन मेरा विक्टिम हो सकता है। सैडिस्ट मतलब जिसे दूसरों को दुख देकर खुशी मिलती है। हाँ, और दूसरे को मतलब मर्डर करके, मार के उनको खुद कुछ प्लेजर मिलता है, वैसे तो पुलिस ने डिस्क्राइब किया है इसको। तो इसने क्या किया, 2-3 साल पहले ही बघावल सिंह को मिला था मतलब फेसबुक पे मिला था एक अलग
फेसबुक आईडी क्रिएट किया श्रीदेवी बोलकर, ठीक है। और ऐसे मिले भगावत सिंह से। भगावत सिंह और उनकी पत्नी दोनों बहुत रिलीजियस थे, उनकी पत्नी ज़्यादातर रिलीजियस थी। और शफ़ी ने इनको कन्विंस कर दिया कि देखो आप 2 लोगों को सैक्रिफाइस करो, उनको मार दो और फिर जितना भी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, सब दूर हो जाएगा। तो ऐसे बोल दिया तो फिर मान लिया भगावत सिंह और लैला सिंह। तो सालों से बात कर रहे थे। इस साल 3 महीने में 2 मर्डर हुआ था। पहले तो जून में हुआ था, जिसमें एक महिला थी रोसलिन के नाम से। उनके फैमिली पुलिस को कंप्लेन किया कि देखो वो मिसिंग चली गई, कहाँ पे पता नहीं। मिसिंग केस भी फाइल किया। पुलिस ज़्यादातर इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो उस पे मतलब पुलिस से काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं कि क्यों नहीं किया। अगर किया था तो दूसरे केस जो हुआ वो नहीं होता शायद। तो रोसलिन ने अबडक्ट किया था शफ़ी ने। शफ़ी को पता था रोसलिन कौन थी। उनको बोल दिया कि देखो हम आपको पैसे देंगे, आपको एक ब्लू फ़िल्म में एक्ट करना है। तो ऐसे ल्योर करके उनको जो भगावत सिंह के घर थे वहाँ तक लेकर गए और उनके घर में ये उनको मर्डर किया। ऐसे किया कि उनको पूरा बेड पे ऐसे टाई किया और फिर ये मैं ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करूँगी क्योंकि इसके हिंदी वर्ड्स मेरे को पता नहीं। इनको बेड पे ऊपर टाई कर दिया, फिर इनको मर्डर कर दिया। और कैसे किया वो ज़्यादा ग्राफिक है, जिसमें मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि काफ़ी मतलब शॉकिंग है और डिस्टर्बिंग भी है जो डिटेल्स आया है। शफ़ी, भगावत सिंह दोनों मिलके, लैला भी साथ थी, सब ने उनको मर्डर कर दिया और फिर उनके घर के पीछे मतलब थोड़ा पिट्स डिग करके वहाँ पे बॉडी पार्ट्स पूरे लगा दिया और 3-4 ऐसे जगह आइडेंटिफाई करके वहाँ पे लगा दिया उनके बॉडी पार्ट्स। और अभी ये भी स्पेकुलेशन आया था कि भगावत सिंह, लैला और शफ़ी उनके बॉडी पार्ट्स को खाया था। वो तो लेकिन पुलिस कंफर्म नहीं किया, बोल दिया कि हाँ हम देख रहे हैं, जो कैनिबलिज्म बोलते हैं। कैनिबलिज्म को हिंदी में आदमखोर या आदमखोरी बोलते हैं, जिसमें आदमी को अच्छा, खाने वाला जो अच्छा, प्रवृत्ति तो होती है ये उसको। आदमखोर की जो एंगल है वो अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि शायद हुआ था। वो अभी भी देख रहे हैं, लेकिन जितने भी मतलब रोसलिन की बॉडी पूरा काट के ऐसे रख दिया जगह 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 वैसे ताकि पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा। 2-3 महीने के बाद जब उनको कुछ नहीं हुआ, मतलब पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं हो रहा था, बगावत सिंह ने शफ़ी को बोल दिया कि क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ फ़ाइनेंशियल वेल्थ कुछ नहीं आ रहा है हमारे पास। तो शफ़ी ने बोल दिया आपको एक दूसरा मर्डर ऐसे करना चाहिए, एक और सैक्रिफ़ाइस करना चाहिए, फिर शायद हो सकता है। तो जैसे रोसलिन को मर्डर किया, वैसे ही बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी, पद्मा को भी किया। पद्मा लॉटरी टिकट्स बेचती थी और ऐसे ही शफ़ी को पता था पद्मा कौन है, तमिलनाडु से थी। और उनको भी सेम बोल दिया कि आप एक ब्लू फ़िल्म में एक्ट करो, हम पैसे देंगे। वो आई थी घर। अ, उसके मतलब जब वो आई थी, वो बोल दिया कि मेरे पैसे कहाँ हैं? नहीं दिया, तो फिर थोड़ा-सा झगड़ा हुआ, तो इसलिए इनके साथ एक वायर लेकर उनको चोक करके मर्डर किया। फिर उसको अनकॉन्शियस हुआ, फिर काट के सेम चीज़, बोलते हैं कि 56 पार्ट्स में काट दिया उनकी बॉडी को और फिर ऐसे ही घर के पास पूरा उनके बॉडी पार्ट्स बरी कर दिया। तो ये मतलब ऑब्वियसली बहुत डिस्टर्बिंग सा स्टोरी है और सब ये पूछ रहे थे कि ये कैसे हुआ केरला में, जहाँ पे लिटरेसी रेट इतना हाई है। अगर केरला के लिटरेसी रेट अगर आप देखोगे कुछ 94% है लिटरेसी रेट, ऑलमोस्ट 100%, सो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। तो ऐसे एक स्टेट में ऐसे बिलीव्स कैसे हो सकता है? कोई ऐसे कैसे कर सकता है एक ह्यूमन सैक्रिफाइस, 2 ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, क्योंकि उनको लगा था कि इससे हमको पैसा मिलेगा। तो इसलिए इस पे ज़्यादातर डिबेट हो रहा है, लेकिन जितने भी 3 लोग हैं उनको अभी सब जेल में भेजे हैं, पुलिस कस्टडी में हैं। मास्टरमाइंड जो है वो था मोहम्मद शफ़ी, इसलिए किया क्योंकि उनको कुछ प्लेज़र मिल रहा था। बगावत सिंह और लैला बस बिलीवर्स थे, उनको लगा कि हाँ, इससे कुछ होगा हमारे लाइफ में, कुछ होगा हमारे जीवन में। वो ऑब्वियसली नहीं हुआ, लेकिन इसमें 2 मतलब महिलाओं के लाइफ चले गए, दोनों 50 प्लस थे। सोचो कि ये दोनों महिलाओं को ऐसे ल्योर करके, चीट करके फिर ऐसे मार दिया। और एक को जून में हुआ था, अभी अक्टूबर में है और अभी पता चला क्योंकि उसने कॉल रिकॉर्ड्स, पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स, पद्मा के कॉल रिकॉर्ड्स देखा था, फिर शफ़ी का नंबर आया था। फिर रोसलिन का वो याद आया कि हाँ, ऐसे ही सेम स्टाइल में उनका भी अबडक्शन हुआ था, तो देखा था कि सेम शफ़ी की कॉल लास्ट डायल्ड था, तो फिर वो कनेक्शन ड्रॉ किया। अभी बॉडी पार्ट्स भी रिकवर किया है इसने।
अंधविश्वास पर भरोसा करने वाला तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो सकता है और बहुत अनपढ़ व्यक्ति भी हो बिल्कुल। सकता है। और केरला में अगर आप देखोगे तांत्रिक प्रैक्टिसेस और ये बिलीव्स बहुत स्ट्रांग है। काफ़ी बड़ा मंदिर में केरला में आप देखोगे कि डायरेक्टली ऐसे तांत्रिक प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ, एक मंदिर है एर्नाकुलम में, छोटा निकरा मंदिर बोलकर, छोटा निकरा टेम्पल बहुत फेमस है, मैं गई हूँ वहाँ पे। और वहाँ पे एग्जॉर्सिज्म्स करते हैं। जो लोग बोलते हैं कि हम पोजेस्ड है, उनको एक जैसे मतलब मैं मंदिर को डिस्क्राइब करूं, ऐसे है कि अब मंदिर जाओगे एक लेवल है, फिर नीचे जाओगे, नीचे एक और लेवल है जहाँ पे ये सब लोग जो पोजेस्ड है बैठे हैं और उनके ऊपर पूजा कर रहे हैं। और उसके पास एक बड़ा सा पेड़ है, बैनियन ट्री को क्या बोलते हैं? बरगद का पेड़। हाँ, तो ये एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा है, शायद यहाँ से वहाँ तक ऐसा होगा। और इस पूरे पेड़ के ऊपर डॉल्स ना, जैसे एक बड़ा सा इतना सा डॉल, कठपुतली कहते हैं। कठपुतली, अच्छा ये एक फिल्म या कुछ था इसी नाम से, सॉरी मैं डिविएट हो रही हूँ। लेकिन ये जो कठपुतली है, वहाँ पे ये इस पेड़ पे नेल करके, मतलब उनके सर से नेल करते हैं उसको, और बोलते हैं कि जो भी एक्सरसाइज हुआ है, जो भी उनके अंदर भूत था, वो इस कठपुतली में गया है और वहाँ पे इस पेड़ पे, जो पेड़ बहुत पावरफुल है, वहाँ पे कंट्रोल करते हैं स्पिरिट को। तो ऐसे तांत्रिक प्रैक्टिसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और काफ़ी बड़े मंदिर में भी ये प्रैक्टिस करते हैं केरला में। तो ऐसा है, तो इसलिए भगावत सिंह और लैला भगावत सिंह को बहुत ईजिली चीट किया, बहुत ईजिली उनको ये बिलीव और मान लिया कि हाँ ऐसे हो सकता है कि ये ह्यूमन सेक्रीफाइस कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि तांत्रिक बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग है केरला में और जनरेशन से ऐसे हुआ कि ये प्रैक्टिस है केरला में। तो अक्षता, ये प्रैक्टिस तो हर जगह ही होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ नॉर्थ इंडिया में भी, अगर यही मैं बात करूँ, मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ भी यही सब देखने को मिलता है। बट जब ये क्राइम में कन्वर्ट होता जा रहा है, ये सब हो रहा है, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ किया जा रहा है? गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है? देखो, एक्चुअली अभी काफ़ी चर्चा हो रहा है इसके ऊपर कि हमको शायद केरला में एक लेजिस्लेशन लेकर रखना है कि ऐसे सुपरस्टिशंस में और ऐसे बिलीव्स में मानो मत ऐसे। तो अवेयरनेस के बारे में है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे आयरॉनिकली मोहम्मद शफ़ी ने सोशल मीडिया यूज़ किया विक्टिम्स को देखने के लिए, ढूंढने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया सब बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा अवेयरनेस स्प्रेड करो सोशल मीडिया से। केरला में अगर आप देखोगे, अभी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है कांग्रेस से, वो बोल रहे हैं कि अगर केरला सरकार कुछ लेजिस्लेशन लेकर आते हैं असेंबली में तो हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। इसके पहले भी इस पे चर्चा हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मतलब पास नहीं हुआ, ज़्यादातर डिस्कशन नहीं हुआ, तो इसलिए कुछ लेजिस्लेशन पास नहीं हुआ इसके ऊपर। लेकिन अभी इस केस के बाद वापस ये डिमांड आ रहा है कि हाँ कुछ तो लॉ या कुछ लेजिस्लेशन चाहिए तो होगा केरला में, एंटी सुपरस्टिशन जैसा। मैं अगले राज्य की तरफ बढ़ती हूँ, तमिलनाडु की तरफ, क्योंकि यहाँ से जब खबर आई कि नयनतारा और विघ्नेश पेरेंट्स बने हैं, 2 बेटों को जन्म दिया है शादी के 4 महीने बाद, इस बात को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और वो सरोगेसी के ज़रिए पेरेंट्स बने हैं। तो पहले तो खबर ये बनी, फिर थोड़ी देर बाद खबर ये आई कि तमिलनाडु गवर्नमेंट इसमें कह रही है कि हम इस मैटर को देखें। ये इसलिए हुआ क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रहा था कि ये कैसे हुआ, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे अभी महीनों पहले ही शादी हुआ नयनतारा और विघ्नेश की, बहुत बड़ा सा मतलब हुआ था, बहुत प्राइवेट था, लेकिन शाहरुख खान थे वहाँ पे, डायरेक्टर एटली था और उनके सबसे ख़ास दोस्त सब थे शादी में चेन्नई में। नयनतारा बोलते हैं लेडी सुपरस्टार ऑफ साउथ सिनेमा, क्योंकि वो बहुत बहुत पॉपुलर, बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है। उनके हस्बैंड जो है विघ्नेश शिवन, बहुत पॉपुलर डायरेक्टर है वहाँ पे, तो उनकी शादी बहुत हाई प्रोफाइल था। और बिल्कुल उसके बाद 4 महीने के बाद विघ्नेश शिवन, जो बहुत एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, एक फ़ोटो पोस्ट किया था जहाँ नयनतारा और विघ्नेश दोनों, उनके एक ट्विन बॉयज़ हुआ था उनके वाया सरोगेसी, तो उनके पैर के पिक्चर डाला था इंस्टाग्राम पे, जो इमीडिएटली वायरल हुआ। लेकिन एक दिन बाद शायद मैंने एक कमेंट, उस समय एक दिन बाद जब मैं पोस्ट देख रही थी, उसी समय मैंने देखा कि हाँ काफ़ी कॉमन्स है कि ये कैसे हुआ सरोगेसी। क्योंकि अगर आप देखोगे जो सरोगेसी के लॉ है, एक्चुअली ये तो काफ़ी उस समय भी चर्चा हुआ था जब स्मृति ईरानी इसको इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, दिसंबर 2021 का बात है ये। उस समय जो सरोगेसी के लॉज है उसमें ये बोलते हैं कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है, बोथ हैव टू बी इंडियंस, मैरिड फॉर एटलीस्ट 5 years।
तो इस केस में ऑब्वियसली मतलब 2-3 महीने के बाद ही है, बट एक्चुअली रूल जो है मैरिज फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स है नॉर्म। तो ऑब्वियसली वो क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, तो इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चंस था कि क्या ये लोग सरोगेसी लॉ को वायलेट किया है या क्या हुआ है। तमिलनाडु गवर्नमेंट सरकार जो है उससे भी मतलब ये सवाल पूछे थे कि क्या ऐसा कुछ वायलेशन है। वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर मा सुब्रमण्यन जो है पहले तो जब सवाल पूछ रहे थे उनसे बोल दिया कि हाँ हम देख रहे हैं कि क्या है, क्या डिटेल्स है, क्या मिल सकता है इन्फॉर्मेशन, हम अभी भी ले रहे हैं क्योंकि इस पे काफ़ी चर्चा हुआ है। और ये भी बोल रहा है कि हम लीगल एक्सपर्ट से भी ओपिनियन ले रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली लॉ है नयनतारा और विघ्नेश शिवन के केस में। अभी एक दिन पहले कल शायद मैंने देखा न्यूज़ में और मेरे पास ये रिएक्शन भी आया था हेल्थ मिनिस्टर से, और वो बोल रहा था कि हमने एक पैनल अभी एक कमिटी सेटअप किया है और इस कमिटी में डॉक्टर्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो अभी देखेंगे कि क्या नयनतारा और विघ्नेश शिवन ने जो सरोगेसी लॉ है उसको तोड़ा है। तो अभी भी पता नहीं कि क्या वायलेशन है कि नहीं, लेकिन ये जो पॉइंट मैंने बोल दिया ना कि दे हैव टू बी मैरिड फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, इसका क्लियर वायलेशन है। तो इसके ऊपर ही देख रहे हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर क्लॉसेस है हेल्थ के बारे में, जो स्पाउस जो वाइफ और हस्बैंड के हेल्थ के बारे में, फर्टिलिटी हेल्थ, उसके ऊपर भी काफ़ी कंडीशंस है। तो क्या उसकी वजह से नयनतारा और विघ्नेश एलिजिबल थे, कहाँ से, कौन सा सरोगेसी सेंटर से किया था, वो सब अभी भी इंफॉर्मेशन आ रहा है। हेल्थ मिनिस्टर ने कंफर्म किया है अभी के लिए कि हाँ हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि कौन सा सेंटर से किया है, लेकिन क्या वायलेशन था वो अभी इंफॉर्मेशन अभी भी लेकर आ रहे हैं। नयनतारा और विघ्नेश शिवन कुछ नहीं बोला है इसके बारे में, तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है। और एक साइड से एक तरफ से ट्रोलिंग वो जो इस बारे में थे कि आप जो हीरो हीरोइंस है ये लोग अपनी बॉडी के कारण सरोगेट मदर्स बनना पसंद करती हैं, और इसके पहले वो तो मतलब बकवास है कि ये तो उनकी चॉइस है, उनकी फ्रीडम है कि क्या करना है, क्या उनकी बॉडी है ना, तो जो भी है। और हमको क्या पता कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्या कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस है। तो वो सब ट्रोल्स है, जैसे आप बता रहे थे, बिल्कुल ट्रोल्स है। प्रियंका चोपड़ा को भी यही हुआ था कि मुझे भी वही सेम लगा। कॉमन सेम नास्टीनेस। तो वो सब छोड़ के ये लीगली हम बात कर रहे हैं कि सरोगेसी लॉ में वायलेशन हुआ कि नहीं, बस उतना से ही बात है। नयनतारा अब तक कुछ नहीं बोली है इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। इसी के साथ मैं बढ़ती हूँ तीसरे राज्य की तरफ, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही ना? आंध्र प्रदेश, हाँ। और वैसे आंध्रा बोलते हैं, आंध्रा तो शॉर्ट में, हाँ शॉर्ट में आंध्रा। तो आंध्र प्रदेश से अक्षता मैंने खबर देखी कि स्टेट कैपिटल को लेकर कुछ बात चल रही है। अभी भी आंध्र प्रदेश का कोई स्टेट कैपिटल फिक्स नहीं प्रपोज्ड है अभी भी, क्योंकि सेपरेशन के बाद जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुआ था, काफ़ी डिस्कशन हुआ कि आंध्र प्रदेश को जितना रिसोर्सेज मिलना चाहिए वो नहीं मिला था वगैरह। तो उस समय जब मतलब ये हुआ था, बाइफिकेशन हुआ था, उस समय चंद्रबाबू नायडू जो तेलुगु देशम पार्टी है वो चीफ मिनिस्टर थे। तो चंद्रबाबू नायडू ने बोल दिया कि हमारा कैपिटल अमरावती होगा। तो अमरावती में काफ़ी प्रिपरेशंस कर रहे थे। फिर जगनमोहन रेड्डी आ गया सीएम। जगनमोहन रेड्डी बोल दिया कि हम आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल रखेंगे, एक अमरावती, दूसरा कर्नूल और तीसरा विशाखापट्टनम, वाइजैग। तो बोल दिया कि वाइजैग हम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल रख लेंगे, अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल और कर्नूल को जुडिशियल कैपिटल। तो कोर्ट्स यहाँ पे होगा, असेंबली यहाँ पे एक जगह में, वैसे। तो ऐसे प्लान किया और जगनमोहन रेड्डी को काफ़ी लगा कि हो जाएगा, लेकिन अभी लीगल फाइट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में है। तो देखना पड़ेगा कि क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अभी एक पॉज है जगनमोहन रेड्डी के प्लान्स पे, क्योंकि अभी ये जो 3 कैपिटल का प्लान है और प्रपोजल है, इस पर काफ़ी चर्चा हुआ है, काफ़ी ऑपोजिशन भी। तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बोल दिया कि ये बिल्कुल हम सहमत नहीं है, हमको लगता है कि अमरावती ही कैपिटल होना चाहिए। इसके ऊपर ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ है, क्योंकि अमरावती में जितने भी किसान हैं ना, उनको लगता था, मतलब उनको जब ये खबर मिला था तो उनका लैंड भी एक्वायर होने का ये हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था, काफ़ी एक्वायर भी हुआ था, एक्विजिशन भी हुआ था। तो ये ज़्यादातर प्रोटेस्ट भी हुआ है अमरावती में, बोल दिया कि अमरावती ही रखो कैपिटल।
लेकिन ज़्यादा 3 कैपिटल के अभी भी बात कर रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी बोल रहे हैं कि नहीं, ये ऐसे ही होगा। और अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट में है तो देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन पॉलिटिकली भी ज़्यादा चर्चा हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि टीडीपी ने बोल दिया कि ये हम बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे। वाईएसआरसीपी जो जगन के पार्टी है, वो बोल रहे हैं कि टीडीपी को इसलिए चाहिए कि अमरावती हो जाए क्योंकि उनका कुछ लैंड स्कैम है। जितने भी लैंड है वो टीडीपी के पास है, इसलिए उनको चाहिए कि ये कैपिटल बन जाए और लैंड प्राइसेस ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसलिए ये काफ़ी पॉलिटिकल बात भी हुआ है। देखो, आंध्र प्रदेश में अगर आप देखोगे एक लैक ऑफ रिसोर्सेज तो है। और तेलंगाना और आंध्र के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, बहुत इश्यूज़ के ऊपर। अभी हमने 1 हफ्ते पहले शायद एक मीटिंग भी देखा था जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट मीडिएटर जैसा काम कर रहा था। उसमें आंध्र प्रदेश उस मीटिंग में भी ये बोल दिया कि कैपिटल के लिए देखो, हैदराबाद हमारा सेंटर था। अनडिवाइडेड आंध्र अगर आप देखोगे तो हैदराबाद सेंटर था और हैदराबाद तेलंगाना गया है। तो इसलिए आंध्र प्रदेश बोल दिया कि हमारे पास क्या है रिसोर्सेज के लिए, हमारे पास ये फंड्स भी नहीं है कि एक कैपिटल चुन के वहाँ पे पूरा डेवलपमेंट करे। तो उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रहा है कि क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है लोगों के लिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, डेवलपमेंट है। तो अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश में काफ़ी टाइम लगेगा। कैपिटल अगर 3 कैपिटल है, इसी आर्ग्यूमेंट है कि क्या रिसोर्सेस है 3 कैपिटल के स्प्लिट सेपरेट करने के लिए, और क्या एक सिटी को फोकस करके वहाँ पहले डेवलपमेंट करे। जगनमोहन रेड्डी को लगता है कि वाइजैक तो सबसे अच्छा चॉइस है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जैसा, क्योंकि अगर आप देखोगे पूरे आंध्रा में वाइजैक और विशाखापट्टनम में ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ऑलरेडी, तो उतना काम नहीं करना चाहिए करनी चाहिए होगा। तो इसलिए जगन पुश कर रहा है कि वाइजैक भी कैपिटल रखो, सिर्फ अमरावती नहीं और कर्नूल को भी। तो इसलिए इतना ज़्यादा चर्चा हो रहा है और जगन जितना भी ऑपोजिशन मिल रहा है टीडीपी से, बिल्कुल बोल रहे हैं कि नहीं, हम 3 कैपिटल ही रखेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मान लेता है ठीक है 3 कैपिटल रख सकते हैं, तो फिर देख लेते हैं। नहीं तो अगर आप हर स्टेट को देखोगे, हर राज्य देखोगे, एक ही कैपिटल है। तो ये शायद पहला स्टेट होगा जहाँ 3 कैपिटल होगा अगर सुप्रीम कोर्ट मान लिया तो। वैसे आप वाइजैक का नाम ले रही हैं, मैं जिस राज्य से आती हूँ छत्तीसगढ़ से, यहाँ के बॉर्डर से विशाखापट्टनम काफ़ी पास पड़ता होगा, है। हाँ। और मेरे स्कूल के, कॉलेज के जैसे ही बच्चे थोड़े 18, 19, 20 साल के होते हैं, टीनेज में जाते हैं, सबसे पहले अगर वो कहीं घूमने जाए ग्रुप में, वाइजैक जाते हैं। वाइजैक बहुत अच्छा जगह है। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में मैंने रेकमेंड किया था अरकू वैली जाने के लिए, वो वाइजैक के पास है। बहुत खूबसूरत जगह है, वाइजैक भी बहुत अच्छा है वैसे तो कभी जाना हुआ तो मैं ज़रूर विज़िट करूँगी। और अब मैं बढ़ती हूँ अगले राज्य की तरफ, कर्नाटका की। पिछले एपिसोड में भी 1-2 मैंने कमेंट्स पढ़े जिसमें लोग कह रहे थे कि पोनियन सेल्वन के बारे में आपने बात की, कांतारा के बारे में नहीं की। कारण ये था कि ना अक्षता ने देखी थी ना मैंने देखी थी, और अब तो ये मूवी इतना ग्रैंड सक्सेस हुआ कि हिंदी में भी इस हफ्ते रिलीज़ होने वाली है, और 2 और भाषाओं में ना, हाँ, कन्नड़ा के बाद। हाँ, तो अगर आप देखोगे ये फ़िल्म, मैंने अभी तक नहीं देखा बाय द वे, वेरी सैडली, लेकिन मैं रिसर्च कर रही थी कि क्या है। मैं ऋषभ शेट्टी से भी बात की, ऋषभ शेट्टी और संपत्ति गौड़ा जो एक्टर है इस फिल्म में, उनसे मैं बात कर रही थी कि स्टोरी क्या है, इसमें क्या है कि इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी। अभी बोल रहे हैं, आज ही हुआ था कि अभी हाईएस्ट रेटेड इंडियन फिल्म है IMDb में। इसके पहले KGF था, KGF 2 शायद था। और नोएडा में भी कांतारा देखने के लिए, जो ओरिजिनल कन्नड़ा में ही है और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, फुल चल रहे हैं थिएटर्स एकदम, मतलब हर जगह पैक्ड। आप कोई भी टाइमिंग पे जाइए, हमारी टीम से भी मैं, जीशा, हम कई लोग देखने गए, बहुत, और अलग ही माहौल है। मतलब लोग इतने खुश हैं वो देख के, मतलब बहुत क्रेज है लोगों देखो, के मैं बीच एक में। चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप कुछ साउथ फिल्म देखोगे थिएटर में, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मतलब यही बोल रहे हो ना कि विजलिंग, ये वो पूरा सुपर बहुत, हीरो हाँ, जैसा, हाँ, सुपरस्टार हाँ, जैसा आ हाँ। गया, वैसा वाला फील होगा। और मैंने ये सिर्फ साउथ फिल्म्स में देखा है। ज़्यादातर हिंदी फिल्म्स जैसे मैंने देखा, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस से, उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं देखी हूँ थिएटर में। जैसे पोनियन सेल्वन में भी सेम चीज़, सेम एक्सपीरियंस था। ऐसे लग रहा था कि मैं एक चेन्नई थिएटर में बैठी हूँ। लेकिन ये फिल्म में भी बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आए हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं। और मैं बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इसलिए इतना अच्छा लगा क्योंकि आपको एक नया कल्चर सीखना मिल रहा है। ये कोस्टल कर्नाटका की स्टोरी है, जहाँ पे तुलुनाडु बोलते हैं, जहाँ पे तुलु बात करते हैं, एक अलग लैंग्वेज है, अलग फ्लैग है। एक बहुत खूबसूरत जगह है कोस्टल कर्नाटका। मैंगलोर है इसमें, दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी, ये सब
तुलुनाडु बोलते हैं। और ये जो कांतारा में है, अगर आप ट्रेलर भी देखे हो तो आप शायद वो इमेज देखे हैं जहाँ पे एक बहुत कलरफुल सा मतलब फेस है, येलो पेंट करके, एक बड़ा सा क्राउन, वो सब। तो ये अगर आप देखोगे एक कल्चर है और एक ट्रेडिशन है कोस्टल कर्नाटका में, भूताकोला बोलकर। भूता कोला। भूताकोला तो भूत क्या है? भूत घोस्ट है हिंदी में भी ना। और सब जगह आप डरते हैं भूत से। वहाँ पे कोस्टल कर्नाटका में, तुलुनाडु में वो वर्शिप करते हैं भूत को। तो भूताकोला यही है कि हर साल एक बार, ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जहाँ एक आदमी को जो मतलब रिकग्नाइज्ड है, एक कास्ट से आते हैं और बहुत रिस्पेक्टेड है गांव में क्योंकि वो भूताकोला करता है, उनको उनके अंदर भूत आ जाता है। भूत जो है वो बोलते हैं कि वो एक गॉड का असिस्टेंट जैसा है और जितने भी गांव में प्रॉब्लम्स है, जितने भी गांव में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, सब कुछ सॉल्व करता है। तो अगर आप देखोगे कि इस समय ना पूरा गांव एक साथ आ जाता है इस फंक्शन के लिए, तो उस समय जितना भी प्रॉब्लम्स है और जो इतना भी ऑफरिंग है सब कुछ देते हैं भूता को। तो कई जगह में चिकन सैक्रिफाइस भी करते हैं और जितना भी खून है वो धरती पे डालते हैं क्योंकि धरती को प्रॉस्पेरिटी मिलता है। तो एक बहुत अलग सा फेस्टिवल है ये, एक बहुत अलग सा रिचुअल है एक्चुअली, और सेक्युलर भी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदूस मानते हैं। जितने भी लोग हैं इस गांव में सब आते हैं भूताकोला के लिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, बहुत बड़ा रिचुअल मानते हैं। तो इसको मतलब एक हिसाब से कांतारा में दिखाते हैं। दूसरा कंबाला बोलकर एक स्पोर्ट है जो एक बुल स्पोर्ट है, आपने शायद देखा है और काफ़ी कंपैरिजंस भी है जल्लीकट्टू से। जल्लीकट्टू नहीं है ये, काफ़ी डिफरेंट है और इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में था शायद 1-2 साल पहले कि एक फुटेज वायरल हो गया था एक बहुत फिट आदमी को ये बुल लेने में, तो उसके ऊपर ज़्यादातर कंबाला के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसा है, एक बुल स्पोर्ट रेसिंग फेस्टिवल है जो मतलब इतने ज़्यादा मिट्टी में पूरे बुल्स के साथ रेस करते हैं। तो जो मेन कैरेक्टर है इसमें एक कंबाला बुल रेसर का कैरेक्टर है और उनके भाई जो है ये भूताकोला है। तो बहुत अच्छा ऋषभ शेट्टी ने ये कैरेक्टर लिया है और ऋषभ शेट्टी डायरेक्टर भी है इस फिल्म में। तो इसलिए मेरे को लगता है कि कोस्टल कर्नाटका का जितना भी क्यूरियोसिटी है ना कि एक अलग कल्चर, बहुत अलग ट्रेडिशन, बहुत अलग फेस्टिवल रिचुअल के बारे में लोगों को सीखने के लिए चांस मिल रहा है और इससे अट्रैक्शन हो रहा है मेरे को लगता है हिंदी ऑडियंस और जितने भी ऑडियंस को। और कर्नाटका में भी मेरे को लगता है कि ज़्यादातर लोग कोस्टल कर्नाटका की इस रिचुअल्स के बारे में उतना पता नहीं है। तो इसलिए जो इसे ऋषभ शेट्टी ने इसको पोर्ट्रे किया है ना, उसके ऊपर ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं। मतलब कोई नई जानकारी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसलिए। तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन इस बार कांतारा ही था। मेरे भी और लेकिन मैं एक बुक भी रेकमेंड करती हूँ जो मैं लिखी हूँ क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है और मेरे को तुलु पता नहीं। तो एक्चुअली ये बुक है DK चावटा की बुक, मीताबेल यमुनक्का। और मैं रिसर्च कर रही थी क्योंकि मेरे को लगा कि आपको भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगा तुलु लैंग्वेज के बारे में, तुलुनाडु, तुलु कल्चर के बारे में। तो ये जो बुक है ये फिक्शन है, नॉवल है जो बहुत ज़्यादा मतलब एक्लेम्ड है। इट वाज पब्लिश्ड इन 2005, रिसेंटली इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है सेम नाम से। तो मैं एक और बार बताती हूँ, वापस रीड करती हूँ कि ये है मीताबेल यमुनक्का। मैंने पढ़ लिया कि ये एक नाम है। ये मैं अभी शुरू करने वाली हूँ ये बुक, तो मैं रेकमेंड करूँगी क्योंकि रिव्यूज़ बहुत अच्छा है। एक फिक्शनल स्टोरी है लेकिन आपको इस स्टोरी से तुलुनाडु, तुलु लैंग्वेज के बारे में और पता भी चला होगा, ट्रेडिशंस के बारे में। और मैं भी अभी पढ़ूंगी इस बुक को। तो कांतारा देख के अगर किसी के मन में बहुत जिज्ञासा है तो वो ये किताब पढ़ सकते हैं। आर्वम है तो अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो जवाबदेही वाला सेगमेंट है। जवाबदेही मतलब पता है आपको क्या होता है? रिस्पॉन्स या इसको कहेंगे अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, तो कॉमेंट्स मतलब हाँ, हम अकाउंटेबल है ऑडियंस को, वैसा। हाँ वैसा। तो अच्छा, मैंने देखा कि आपने एक तमिल कमेंट को लिया है अभय सिंह लोधा से। रोम्ब नंड्री अक्षता का, रोम्ब नंड्री मतलब बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हाँ। ओके, तो रोम्ब नंड्री अक्षता का, thank you very much for always listening to viewers comments and suggestions, keep going, would love to meet, greet and welcome Lallan Top team to Tamil Nadu.
मैं तो अगले हफ्ते जा रही हूँ घर, लेकिन पूरा टीम आ रहा है कि नहीं पता नहीं, दिवाली के टाइम में। काश मैं आ पाती, लेकिन मैं भी जा रही हूँ घर। देखो। तो मैं चाहूँगी कि आप वहाँ से कुछ बहुत अच्छा सा जो भी स्नैक्स नाश्ता। देखो मैं चेन्नई में रहती थी, अभी कोडाईकनाल में रहती हूँ, तो वहाँ से जो भी है कोडाईकनाल में वैसे चॉकलेट्स, होममेड चॉकलेट्स बहुत पॉपुलर है, जैसे हर हिल स्टेशन में ना वो पॉपुलर है, कुकीज़ पॉपुलर है। तो मैं देख लूँगी, ज़रूर कुछ तो कुछ लेकर आ जाऊँगी हमारे लिए। अगला कमेंट रोशन अग्रवाल का है। उन्होंने लिखा है कि दिस हैज़ बिकम वन शो दैट आई वेट फॉर द होल वीक एंड स्पेशली द वे टू गर्ल्स डिस्कस एवरी टॉपिक इज़ क्वाइट फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच रोशन। नेक्स्ट कमेंट है प्रसाद उगेमुगे, अच्छा नाम है। बोथ सिस्टर्स, प्रसाद उगेमुगे शायद साउथ इंडियन ही है, मैं गलत हो सकती हूँ, पता नहीं। बोथ सिस्टर्स टॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, फील्स लाइक हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद देम, थैंक यू वेरी मच। वॉज अ बिग फैन ऑफ सौरभ सर, वाह, एंड नाउ आई बिकम बिग फैन ऑफ अक्षता मैम, सेम लीग में डाल दिया, वही काफ़ी अच्छा बात हुआ मेरे लिए। दिस शो हैज़ अ चार्मिंग एंड फैसिनेटिंग वाइब, प्लीज़ टॉक अबाउट दुलकर सलमान फिल्म्स एंड वेरिड फिल्मोग्राफी। दुलकर सलमान के अभी लास्ट टाइम आपने बोल दिया कि पता नहीं, लेकिन एक हिंदी फिल्म भी आया है इनका, चुप बोलकर शायद, हाँ नहीं, आर बाल्की का। हाँ। तो दुलकर सलमान काफ़ी पॉपुलर अभी हुआ है बॉलीवुड में भी। और उसके बाद जाके मैंने दुलकर सलमान के बारे में और ममूटी के बारे में अच्छा। पढ़ा भी, जिसके बाद मुझे पता चला कि 3 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। हाँ, बहुत बड़ा स्टार है। क्योंकि सिर्फ लोगों के लिए हम ये शो नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ और मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा है कि हाँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई आकर बोलते हैं कि हाँ मैंने आज मम्मूटी के बारे में सुन लिया, मैंने आज मोहनलाल के बारे में सुन लिया, बहुत अच्छा लगता है। आर्यन आर्या लिखते हैं कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट टू लर्न एनी साउथ इंडियन लैंग्वेज, विच वन इज़ ईजियर टू स्टार्ट टू लर्न एंड हाउ वी कैन स्टार्ट इट। अच्छा आर्यन, अगर एटलीस्ट मेरे को ये सेंस मिला था सौरभ से एक्चुअली, जब मैं बात कर रही थी और कुछ लोकल लैंग्वेजेस के शब्द ले रही थी, सौरभ ज़्यादातर मलयालम को समझ सकता था, मतलब क्योंकि सौरभ को संस्कृत पता है, तो अगर आपको संस्कृत पता है तो मेरे को लगता है कि शायद मलयालम आपके लिए थोड़ा इजी होगा। वैसे तो बोलता है कि मलयालम बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको संस्कृत पता है मेरे को लगता है कि 2-3 शब्द आपको ऐसे ही समझ आएगा। और हाउ टू स्टार्ट, मेरे को लगता है कि अगर आपके कुछ दोस्त है, कुछ परिवार है, या फिल्म्स सबसे अच्छा मीडियम है कुछ भी लैंग्वेज लर्न करने के लिए, वैसे ये एटलीस्ट मैं मानती हूँ। बिल्कुल अग्री करती हूँ मैं आपकी बात से, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे भाई की अंग्रेज़ी बड़ी ख़राब है और लेटर भी लिखना होता था ना अगर लीव एप्लीकेशन के लिए, तो वो मैं बाहर आ चुकी हूँ, 7-8 साल हो गए घर से निकले हुए, तो मुझे मैसेज करता था कि प्लीज़ लेटर लिख दो, आज स्कूल से छुट्टी लेनी है। तो उसकी अंग्रेज़ी बेहतर हुई फिल्म्स देखकर, सिनेमा से जब एक्सपोजर हुआ, तो ये बहुत अच्छा मीडियम है लैंग्वेज सीखने का। गौरव अग्रवाल लिखते हैं कि प्लीज़ 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 इंक्लूड वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन रिकमेंडेशन सेक्शन इन एवरी एपिसोड। 100%, ये तो आई थिंक वी वर डूइंग इट इनिशियली, वो कर रहे थे, लेकिन आई थिंक 2-3 एपिसोड में हम मिस कर दिया। नेक्स्ट एपिसोड, अगले एपिसोड से मैं ज़रूर प्लान करूँगी। इस एपिसोड में सोच रही हूँ कि क्या वाइजैग आपने रिकमेंड किया, वो तो मैंने आई थिंक ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ। तो कोस्टल कर्नाटका जाओ, उडुपी जाओ, मैंगलोर जाओ, बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत फेमस भी है बाय द वे टूरिज़्म के लिए, क्योंकि जो खाना मिलता है बहुत अच्छा है। नीर डोसे वगैरह आपने सुना होगा, वो सब कोस्टल कर्नाटका के कुजीन ही है। तो कोस्टल कर्नाटका बहुत अच्छा जगह है और बहुत काफ़ी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे, क्योंकि जो कोस्टल बेल्ट है ना वहाँ पे बहुत खूबसूरत है। तो कोस्टल कर्नाटका जाओ। इस बार नेक्स्ट एपिसोड में एक और रिकमेंडेशन लेकर आ जाऊंगी 100%। आखिरी कमेंट लेती हूँ जो अक्षता के लिए ही है। अजीत भारद्वाज जी ने लिखा है, अक्षता एंड आरवम आर लाइक अ विंडो इन माई बेडरूम फ्रॉम विच आई कैन सी माई ड्राइंग रूम। सॉरी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि बेडरूम ड्राइंग रूम क्या है। आप अपने बेडरूम से बैठ के एक लार्जर पर्सपेक्टिव लेते हैं ना कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द होल हाउस। ड्राइंग रूम का सब दिख रहा है, कौन लोग आ रहे हैं, क्या नया कुछ आ रहा है। अच्छा, तो हाँ, ड्राइंग रूम पूरा इंडिया है, मैं समझ रही हूँ, और जहाँ उनके बेडरूम उनके शहर है। यस, ठीक है, तो थैंक यू अजित फॉर दैट कमेंट। बाकी ये एपिसोड आपको कैसा लगा, क्या आप नया जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि अक्षता और मैं, हम दोनों ही सारे कमेंट्स एक्चुअली पढ़ते हैं 100%। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बताइएगा, फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी।